तो दोस्तों ये एक बेस HTML और CSS बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी फाइल्स मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट के जरिए डायनामिक बनाने पर काम शुरू कर सकें और ज़्यादा वक्त HTML और CSS पर ज़ाया ना करें। ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल स्टैंडर्ड को फॉलो करके क्रिएट करती है जिसे कि डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है, और इसे यूज करके जब हम अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं तो इस प्रोसेस को आमतौर पर डॉम मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारे ये सारे एलिमेंट्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस बार ये हमारी index.html फाइल में हार्ड कोडेड नहीं है। यानी कि अगर आप अपनी इस प्रॉपर्टीज बॉक्स की div को देखें तो ये div यहाँ पर एम्प्टी है और ये एलिमेंट्स हमारे इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग से पार्स होकर हमारे प्रॉपर्टीज बॉक्स की init.html में सेट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स में हमने अभी तक कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स को कवर किया है जिनको जाने बगैर हम कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जबकि हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस चैप्टर से हम अपने प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे हम जावास्क्रिप्ट के बाकी के इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक प्रैक्टिकल वे में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो हम मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 1, 0 या 10 कर देते हैं। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि आपको आपके कोर्स की फाइल्स में 00 प्रोजेक्ट बेस नाम का ये फोल्डर मिलेगा। हम इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से ये सारी फाइल्स कॉपी करके वापस अपने इस 10th चैप्टर के फोल्डर में जाएंगे और इसके प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाकर इन फाइल्स को पेस्ट कर देंगे। ये काम करने के बाद हम अपने इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये फोल्डर हमारे एडिटर में ओपन हो चुका है और अब हम थोड़ी सी डिस्कशन अपने इस प्रोजेक्ट के फोल्डर पर कर लेते हैं जिसकी फाइल्स को हमने अपने प्रोजेक्ट बेस के फोल्डर से कॉपी किया है। तो दोस्तों ये एक बेस HTML और CSS बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी फाइल्स मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट के जरिए डायनामिक बनाने पर काम शुरू कर सकें और ज़्यादा वक्त HTML और CSS पर ज़ाया ना करें। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को विजुअली देख लेते हैं और इसके लिए हम अपनी index.html फाइल को अपने VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बेस प्रोजेक्ट हमारे ब्राउज़र में हमारे सामने ओपन हो चुका है। ये प्रोजेक्ट एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिस्टिंग एप्लीकेशन होगी जिसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकेंगे कि इस सेक्शन में हम अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करेंगे। इन रिजल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फिल्टर्स का सेक्शन है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की इनपुट फील्ड्स नजर आएंगी जिनको हम फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट के जरिए डायनामिक बनाएंगे और जब हम इन फिल्टर्स को चेंज करेंगे तो हमारी ये लिस्टिंग्स अकॉर्डिंगली अपडेट होंगी। इस प्रॉपर्टी लिस्टिंग सेक्शन में टॉप राइट पर हमें ऐड न्यू का एक बटन मिलेगा जिसको क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन होगा जिसमें एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करने पर हम इस तरह का एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग आइटम क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम अगर अपने किसी भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग आइटम के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि इसके टॉप राइट सेक्शन पर हमें 2 बटन मिलेंगे। इसमें से पहला बटन डिलीट का बटन है जिसे क्लिक करने पर एक कन्फर्मेशन मॉडल ओपन होगा जिसे कंफर्म करने पर हम अपने किसी भी आइटम को डिलीट कर पाएंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक एडिट का बटन है जिसे क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन होगा जिसके जरिए हम इस स्पेसिफिक आइटम की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकेंगे। नेक्स्ट हम अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर हमें अपने पेजिनेशन लिंक्स की एक नेविगेशन मिलेगी जिसके जरिए हम अपनी इस लिस्टिंग के डिफरेंट पेजेस पर नेविगेट कर पाएंगे। अगेन इस वक्त ये सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं है लेकिन फ्यूचर में हम इन्हें जावास्क्रिप्ट के जरिए फंक्शनल बनाएंगे। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके वापस अपने प्रॉपर्टी लिस्ट आइटम्स की तरफ आएँ तो किसी भी आइटम को क्लिक करने पर हम उसके डिटेल्स पेज पर नेविगेट करेंगे जिसमें हम उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आइटम की इंफॉर्मेशन को डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिलीट और एडिट के बटन्स हैं जो कि उसी तरह काम करेंगे जिस तरह के ये हमारे होम पेज पर काम करेंगे। अब हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की फाइल्स में सबसे पहले हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर आपको CSS का फोल्डर मिलेगा। इस CSS के फोल्डर में हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी CSS फाइल्स हैं। इसी तरह हमारे पास इमेजेस का एक फोल्डर है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले सारे इमेजेस मौजूद हैं। हमारे पास JS का एक फोल्डर है जिसमें थीम कस्टम की एक फ़ाइल है। इस फाइल को अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट्स का एक फोल्डर है और वेंडर का एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी लाइब्रेरी से रिलेटेड फाइल्स मौजूद हैं। ये बेस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने एक थीम का यूज़ किया है और इस थीम के क्रिएटर्स ने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ किया है जिसकी फाइल्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर हम अपने CSS के फोल्डर में जाएं तो यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल मिल जाएगी और उसके साथ ही इस JS फोल्डर में हमें बूटस्ट्रैप के साथ आने वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट हम अपनी index.html फाइल को देख लेते हैं। अगर हम अपने इस index.html पेज को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि मेनली ये पेज HTML और CSS से क्रिएट किया गया है। और अगर हम इस पेज के एंड पर चलें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो स्क्रिप्ट के टैग्स मौजूद हैं। इनमें से पहला स्क्रिप्ट टैग हमारी bootstrap.min.js फाइल को पॉइंट कर रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस थीम के क्रिएटर्स ने बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल और बूटस्ट्रैप के साथ आने वाली जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच नजर आएगी। हमारा दूसरा स्क्रिप्ट टैग theme-custom.js फाइल को पॉइंट कर रहा है और ये फाइल भी हमारे बेस थीम के साथ आई है और टेक्निकली अभी तक हमने अपने इस प्रोजेक्ट में कोई भी कस्टम जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी। इसी तरह अगर हम अपने property-details.html पेज में चलें तो ये भी एक स्टैटिक HTML और CSS बेस्ड पेज है जिसमें आपको एंड पर स्क्रिप्ट के ये दो टैग्स नजर आएंगे। तो यहाँ से हम अपने इस प्रोजेक्ट में कुछ कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम अपने एसेट्स के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर अपने JS के फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम properties.js रखेंगे। यहाँ पर हम सिंपली एक लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड लॉग कराएंगे और वापस अपने index.html में जाकर इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे। इस पेज को यहाँ पर सेव करके हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ से हम अपने इस प्रॉपर्टीज़ के आइकॉन को क्लिक करके अपने होम पेज पर जा सकते हैं और अपने डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने कंसोल के टैब में नेविगेट करेंगे और आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लॉग हो चुका है। इसका मतलब ये कि हमारा ये स्क्रिप्ट ठीक तरीके से हमारे इंडेक्स पेज के साथ अटैच हो चुका है। तो दोस्तों अपने ऑब्जेक्ट्स वाले चैप्टर में हमने ये बात ब्रीफली डिस्कस की थी कि जावास्क्रिप्ट आपको कुछ वेरिएबल्स ग्लोबली प्रोवाइड करती है। इनमें से एक स्पेशल वेरिएबल डॉक्यूमेंट का वेरिएबल है और ये वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके HTML पेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के जरिए आप अपने HTML पेज को जिस तरह से भी चाहें मैनिपुलेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल स्टैंडर्ड को फॉलो करके क्रिएट करती है जिसे कि डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है और इसे यूज करके जब हम अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं तो इस प्रोसेस को आमतौर पर डॉम मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस वक्त अगर हम सिंपली अपने इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को लॉग करके देखें और यहाँ पर लॉग होने वाले रिजल्ट को ओपन करके देखें तो आप देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काफ़ी सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बॉडी नाम की एक प्रॉपर्टी नजर आएगी जिसको अगर हम ओपन करें या इसकी वैल्यू के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर हमारी पूरी बॉडी हाईलाइट हो गई है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको चिल्ड्रन नाम की एक प्रॉपर्टी नजर आएगी जिसमें आपको इस डॉक्यूमेंट के सारे चिल्ड्रन नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर इस डॉक्यूमेंट का जो पहला मेन चाइल्ड है वो HTML है। अगर हम इसे ओपन करें तो आप देखेंगे कि अगेन इसके अंदर चिल्ड्रन नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर फिर हमारे पास हेड, बॉडी और फिर बॉडी के अंदर उसके चिल्ड्रन में ये सारे एलिमेंट्स जो कि आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब जबकि हमने ये देख लिया कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में हमारे इस HTML के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपने इस डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से अपने कोड में एक्सेस कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और अपने इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट पर एक फंक्शन या मेथड को कॉल करेंगे जिसका नाम getElementById है। इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में जो चीज़ हम पास करेंगे वो हमारे किसी भी HTML एलिमेंट की ID हो सकती है। तो हम अपने index.html पेज में चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एक div नजर आएगी जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज बॉक्स की ये क्लास है। ये div बेसिकली हमारे प्रॉपर्टी लिस्टिंग आइटम्स की कंटेनर है। अगर हम एक दफ़ा इसे अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम इस कंटेनर को सिलेक्ट करें
तो ये वो div है जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज बॉक्स की क्लास मौजूद है और ये हमारे इनलिस्ट आइटम्स की पेरेंट div है। तो इस div को हम एक ID असाइन करेंगे जिसे कि हम अपने गेट एलिमेंट बाय आईडी के मेथड में यूज करेंगे और इसकी आईडी फिलहाल प्रॉपर्टीज बॉक्स ही हो सकती है। और वापस अपने स्क्रिप्ट में चलकर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग के तौर पर प्रॉपर्टीज बॉक्स की आईडी पास करेंगे। अब अगर हम इस पेज को सेव करके अपने ब्राउजर में चलें, अगर आप अपने लॉग के रिजल्ट्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये div लॉग हुई है जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज बॉक्स की आईडी है। और अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर हमारा ये पूरा कंटेनर हाईलाइट हो जाता है। हमारे लॉग में जिस तरीके से ये रिजल्ट लॉग हुआ है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि इस वक्त हमें ये HTML एलिमेंट्स यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन रिटर्न करता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। और उस ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देखने के लिए हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और यहां से इस फंक्शन कॉल के रिजल्ट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं जिसका नाम हम प्रॉपर्टीज बॉक्स ही रखेंगे। अब अगर हम इस प्रॉपर्टीज बॉक्स के वेरिएबल में स्टोर होने वाली वैल्यू को लॉग करें तो आप देखेंगे कि इस बार हमारे पास डॉक्यूमेंट से मिलता जुलता एक ऑब्जेक्ट यहां पर लॉग हुआ है जिसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मौजूद हैं। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर आपको इनर टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी नजर आएगी। हम वापस अपने एडिटर में चलते हैं और यहां पर हम अपने प्रॉपर्टीज बॉक्स की इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को हेलो वर्ल्ड सेट करेंगे। अपने पेज को सेव करके हम अपने ब्राउजर में चलते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज बॉक्स की आईडी रखने वाली div के सारे चाइल्ड एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं और उनकी जगह पर हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट यहां पर नजर आ रहा है। तो इससे हमें पता ये चला कि हमारे इस प्रॉपर्टीज बॉक्स के एलिमेंट में जिसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराया था, इसकी इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां से कमेंट कर दूं और इस प्रॉपर्टीज बॉक्स की इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को लॉक करूं और अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारा टेक्स्ट जो कि हमारे इन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद है आपको राइट साइड पर लॉग हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इस टेक्स्ट को अपनी जावास्क्रिप्ट के जरिए ओवरराइट करना चाहें तो हम सिंपली अपने इस एलिमेंट की इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को किसी भी टेक्स्ट के इक्वल सेट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर में अपडेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और उसकी जगह पर हमारा हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर हम अपने इस एलिमेंट के चिल्ड्रन को सिंपल टेक्स्ट की जगह कुछ एक्चुअल HTML एलिमेंट से रिप्लेस करना चाहते हो तो हमारे पास इनर टेक्स्ट की तरह इनर HTML की एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है जिसकी वैल्यू के तौर पर हम यहाँ पर कुछ HTML एज स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर h1 का एक टैग क्रिएट कर सकता हूँ। और अब अगर हम अपने इस पेज को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि इस बार यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो ये एक h1 एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इनर HTML की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करती है कि आप इसे कुछ HTML एज स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इस स्ट्रिंग को पार्स करेगी, यानी कि ये देखेगी कि क्या इसमें कुछ वैलिड HTML एलिमेंट्स मौजूद हैं और अगर इसे कुछ वैलिड HTML एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं तो ये इन्हें सिंपल टेक्स्ट के तौर पर रेंडर करने की बजाय एक्चुअल HTML एलिमेंट्स में कन्वर्ट करके हमारे एलिमेंट के चिल्ड्रन के तौर पर सेट कर देगी। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए हम अगर अपने इस इनर HTML को वापस इनर टेक्स्ट से रिप्लेस कर दें और वापस अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख सकेंगे कि इस बार यहाँ पर h1 के ये टैग्स टेक्स्ट के तौर पर ही रेंडर हो गए हैं और इनको जावास्क्रिप्ट ने एक्चुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया। इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर इनर HTML की प्रॉपर्टी का यूज करें तो आप देखेंगे कि इस बार जावास्क्रिप्ट ने उन h1 के टैग्स को सिंपल टेक्स्ट के तौर पर रेंडर नहीं किया बल्कि इन्हें एक्चुअल h1 एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक स्टेप आगे लेकर चलें तो हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम प्रॉपर्टीज टेम्पलेट रख सकते हैं और इसकी वैल्यू में हम ये h1 एलिमेंट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अपने इनर HTML की वैल्यू को इस वेरिएबल के इक्वल सेट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर कुछ नया नहीं किया बल्कि इसी वैल्यू को एक वेरिएबल में सेव कराकर इनर HTML के तौर पर सेट किया है। इस पेज को सेव करके अगर हम अपने रिजल्ट को देखें
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई विजुअल चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हम वही काम कर रहे हैं जो कि हम पहले कर रहे थे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पर ये जो h1 टैग हमने लिखा है ये एक एक्चुअल HTML टैग नहीं है, बल्कि एक स्ट्रिंग है या सिंपली एक टेक्स्ट वैल्यू है। इस स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू को जब हम इनर HTML की प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं तब जाकर जावास्क्रिप्ट खुद से इस स्ट्रिंग को पार्स करती है और ये डिटरमिन करती है कि अगर इसमें कोई वैलिड HTML टैग्स मौजूद हों तो ये उनको एक्चुअल HTML एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। और इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने का मकसद ये था कि जिस तरह हम जनरली HTML लिखते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस H1 के बाद एक सेकंड पैराग्राफ चाहिए हो तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर करके इस तरह से पैराग्राफ नहीं लिख सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये सिंटैक्स लिखने से हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर आ गए हैं और विजुअल स्टूडियो कोड ने इस कोड को रेड से हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर जब हम HTML को एज स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमें स्ट्रिंग के जनरल रूल्स को फॉलो करना होगा। और स्ट्रिंग के रूल्स में से एक जनरल रूल ये है कि जब आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के जरिए स्ट्रिंग लिखते हैं तो उन्हें मल्टीपल लाइंस पर स्प्रेड नहीं कर सकते। तो अगर हमें इस H1 के बाद ये पैराग्राफ लिखना हो तो हमें ये पैराग्राफ इस एक ही लाइन में लिखना होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरर यहाँ से जा चुका है और ये हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार हमारे पास हमारी H1 हेडिंग यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का ये टैग भी मौजूद है। अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनफैक्ट एक H1 है और उसके बाद एक पैराग्राफ का टैग है। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि यहाँ पर हम इस HTML को एज स्ट्रिंग लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में एक वैलिड स्ट्रिंग लिखने के लिए हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन डबल कोट्स की जगह एक सिंगल कोट्स का यूज़ करें तो ये भी वैलिड स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर भी किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी HTML उसी तरह इंटैक्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से अगर आप अपनी HTML को लिखना शुरू करें और इसे एक ही लाइन में लिखते जाएं और मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ इस तरह की HTML यहाँ पर लिखनी पड़े तो ये काम आपके लिए लिखना और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें कोई ऐसा तरीका फॉलो करना होगा जिसके ज़रिए हम इस HTML को मल्टीपल लाइंस पर स्प्रेड कर सकें। तो इस काम को अचीव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ ओल्ड स्कूल मेथड्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर ये दो टैग्स लिखने हों तो मैं यहाँ से इस दूसरे टैग को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर अगली लाइन में अपने प्रॉपर्टीज टेम्पलेट के इस वेरिएबल को कंकैटिनेशन ऑपरेटर के ज़रिए अपनी दूसरी स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने प्रॉपर्टीज टेम्पलेट को अपनी इस H1 वाली स्ट्रिंग के इक्वल सेट किया। उसके बाद हमने अपने इसी वेरिएबल के ऊपर कंकैटिनेशन ऑपरेटर के जरिए एक और स्ट्रिंग ऐड की और इस तरीके से हमने अपनी इस एक स्ट्रिंग को दो लाइंस पे डिवाइड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा ये रिजल्ट उसी तरह इंटैक्ट है। इसी तरह की एक ऑल्टरनेट अप्रोच ये है कि अगर आप बार बार इस वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं करना चाहते और एक ही बार असाइनमेंट में स्ट्रिंग्स को इस तरह से मल्टीपल लाइंस पर स्प्रेड करना चाहते हो तो हम यहाँ पर इस सेमीकोलन को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जो कि अगेन कंकैटिनेशन ऑपरेटर है और इसका रिजल्ट भी कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हमने पहले देखा था। आप देख सकते हैं कि हमारे ये एलिमेंट्स उसी तरह इंटैक्ट हैं, लेकिन इस मर्तबा हम अपने इस वेरिएबल को बार बार वैल्यू रीअसाइन नहीं कर रहे। तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए अगर हमें यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड करना हो तो हम सिंपली एंटर करके यहाँ पर एक और वैल्यू कंकैटिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा अगला पैराग्राफ भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये जो दो अप्रोचेस हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं ये कुछ हद तक हमारी एक स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस पर स्प्रेड करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, लेकिन अभी भी अगर आपकी ये स्ट्रिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जैसे कि ये HTML तो इन अप्रोचेस की अभी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर एक डिव हो और हमें इस डिव के कुछ चाइल्ड एलिमेंट चाहिए हों जैसे कि एक पैराग्राफ, तो इनको प्रॉपर तरीके से इंडेंट करके लिखना इस अप्रोच के ज़रिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पर एक इंडेंटेड पैराग्राफ चाहिए हो तो मुझे यहाँ पर इस डिव को स्प्रेड करना पड़ेगा और इसके दरमियान में मैं अपना एक पैराग्राफ लिखूँगा जिसके लिए मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पेसिंग देना पड़ेगी।
और यहाँ पर इस पैराग्राफ के चिल्ड्रन को इंडेंट करने के लिए अगेन मुझे कुछ इस तरीके से इंडेंटेशन डालनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है, जो कि इस बार एक डिव के अंदर है। तो यहाँ से शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HTML को इस तरीके से एज अ स्ट्रिंग लिखना, या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को मल्टी लाइन्स पर इस तरीके से लिखना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 की जावास्क्रिप्ट की इटरेशन में, जिसे कि ES6 भी कहा जाता है, एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स कहा जाता है। और इस फीचर को यूज़ करके हम इस प्रोसेस को बहुत आसान बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस पूरी HTML को एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग के तौर पर लिखना हो, तो मैं यहाँ पर इस सिंगल कोट की जगह पर बैक टिक का सिंबल, जो कि आपकी 1 की न्यूमेरिक की के लेफ्ट पर होता है, उसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये सिंबल आपकी एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिनोट करता है। नेक्स्ट मैं इन सारे सिंगल कोट्स को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और अपनी स्ट्रिंग को बैक टिक के सिंबल के ज़रिए ही क्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास लिबर्टी है कि हम इन्हें मल्टीपल लाइंस पर भी ले जा सकते हैं और इन टैग्स को इंडेंट भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये टैग यहाँ पर इस तरह से चाहिए, तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से इंडेंट करके लिख सकता हूँ। इस पेज को सेव करके अगर हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स उसी तरह से इंटैक्ट हैं। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग के तौर पर हम कुछ HTML जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, और अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू हम किसी भी एलिमेंट की इनर HTML की प्रॉपर्टी को असाइन कर दें, तो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इस स्ट्रिंग को पार्स करके इसके एक्चुअल एलिमेंट्स क्रिएट करेगी और इस एलिमेंट के चिल्ड्रन के तौर पर उन एलिमेंट्स को सेट कर देगी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम अपनी index.html फाइल में जाएं और यहाँ से अपनी इस प्रॉपर्टीज बॉक्स की ID वाली डिव के सारे चिल्ड्रन को कट कर लें और अपने इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर करा लें, यानी कि यहां पर इन्हें पेस्ट कर दें और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देखेंगे कि हमारे ये सारे एलिमेंट्स अभी भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इस बार ये हमारी index.html फाइल में हार्ड कोडेड नहीं है। यानी कि अगर आप अपनी इस प्रॉपर्टीज बॉक्स की डिव को देखें, तो ये डिव यहां पर एम्प्टी है और ये एलिमेंट्स हमारे इस प्रॉपर्टीज टेम्पलेट की स्ट्रिंग से पार्स होकर हमारे प्रॉपर्टीज बॉक्स की इनर HTML में सेट हो रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये कि अगर हमारी वेबसाइट ये सारा काम करने के बाद भी वैसी ही नज़र आ रही है जैसी कि ये पहले नज़र आ रही थी, तो इस सारे काम का फ़ायदा क्या है? तो इसको आंसर करने के लिए एक दफ़ा हम अपने ब्राउज़र में चलकर अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं। अगर हम अपनी इस वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन को देखें, तो इस एप्लीकेशन का मेन काम कुछ प्रॉपर्टी आइटम्स की लिस्टिंग को मेंटेन करना है। इस प्रोजेक्ट को अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी करंट हालत में ही उठाकर 4 डिफरेंट सर्वर्स पर डिप्लॉय कर दें, तो हर सर्वर से एक्सेस करने पर हमें यही आइटम्स नज़र आएंगे जो कि हमारे सामने हैं। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये सारे आइटम्स हार्ड कोडेड हैं, यानी कि हमने इन सारे आइटम्स की HTML प्री क्रिएट कर रखी है और हर दफ़ा ये पेज लोड होने पर यही आइटम्स हमें नज़र आएंगे। इस तरह की वेबसाइट को यूजुअली हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं और इसे सही मानों में यूज़फुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे ये आइटम्स किसी डेटा की बेस पर डायनामिकली जनरेट हों। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस एप्लीकेशन को 4 डिफरेंट सर्वर्स पर पोस्ट करें, तो हर सर्वर का यूज़र अपनी मर्जी से कुछ डेटा इसे फीड करे और इस वेबसाइट का हर इंस्टेंस उस स्पेसिफिक डेटा के मुताबिक जो कि इसका यूज़र इसे फीड करेगा ये आइटम्स रेंडर करे। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसकी रेंडरिंग के लॉजिक को HTML से उठाकर जावास्क्रिप्ट में मूव करें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से अभी समझ नहीं आया तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक एक करके ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने अपने प्रोजेक्ट का एक बेसिक सेटअप किया। इसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी ID के जरिए फैच कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के जरिए कुछ नए एलिमेंट्स क्रिएट करके इन्हें अपने एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के चिल्ड्रन के तौर पर सेट कर सकते हैं। अपने बाकी के कोर्स में हम इसी प्रोजेक्ट पर काम को कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि आप इसे मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।